नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। होप सो आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा सीईटी का सेकंड शिफ्ट का पेपर। अपन ने अभी एक एनालिसिस किया था फर्स्ट पेपर के बारे में, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले डाला था। अब सेकंड पेपर की चर्चा करते हैं। फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज भी मतलब आपका पेपर आया था, अपन ज्यादा लेवल का नहीं मान सकते या ज्यादा इजी भी नहीं मान सकते। पर अभी जो पेपर आया है आपका, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आया है, उसका लेवल फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा हाई रखा गया है। कोई से भी सब्जेक्ट को उसमें उठा के देख लेता हूं, स्पेशली मैथ रीजनिंग का पोर्शन देखूं, जहां फर्स्ट शिफ्ट में 15 के 15 सवाल ऐसे थे कि आप इजी वे में कर सकते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में कुछ सवाल ऐसे डाले गए जिनमें आपको बहुत ज्यादा माथा खपाना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट में एक सीरीज के सवाल को छोड़ दूं जिसमें थोड़ा सा माथा लगाना पड़ रहा था, उसके अलावा कोई भी सवाल टफ नहीं था। सेकंड शिफ्ट में हमने देखा कि जो सवाल है मैथ के सवाल है उनका भी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। रीजनिंग का पोर्शन है वो एवरेज रखा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। इसके अलावा ज्योग्राफी इस पेपर में फिर से हावी रही है, पर इस पेपर में कल्चर और हिस्ट्री का पोर्शन भी अच्छा खासा देखने को मिला है। अगर करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो करंट अफेयर्स 2021 तक का पोर्शन पूछा गया है। 2021 के कुछ सवाल है वो करंट अफेयर्स में पूछे गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि अपन ये नहीं मान सकते कि पेपर पूर्णतः लिंक है, जो पहले पेपर में पोर्शन था वही दूसरे पेपर में आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर को मोस्टली थोड़ा सा डिफरेंट सा रखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर हुआ है, अगर नॉर्मलाइजेशन का स्कोरिंग होता है, होगा डेफिनेटली होगा, तो उसमें आपके मार्क्स है वो फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में थोड़े से बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का पोर्शन है उसमें भी बढ़ेंगे। अगर अपन पेपर पर डिस्कस करते हैं, एक बार मैथ रीजनिंग का पोर्शन से शुरू करते हैं। आंसर की बात करता हूं। पिछले पेपर में जहां पर आपका सीरीज था वो गणित वाला पूछा गया था, नंबर सीरीज पूछा गया था, तो इस बार सीरीज का जो पोर्शन पूछा गया है वो नॉन वर्बल का पूछा गया है। आप लोगों ने देखा होगा इस पेपर में कि नॉन वर्बल का एक बड़ा आसान सा एक डब्बा था, वो आपका एंटी जो क्लॉकवाइज है, वो हर बार खाली डब्बा पहले ऊपर होता है, खाली का मतलब जो ब्लैक कलर का नहीं होता है, फिर नीचे वाले कोने में आता है, फिर इधर आता है, फिर ऊपर आता है। तो अपने कहने का मतलब होता है इधर आएगा और पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, नया रहेगा। उसी के बेस पे जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। डी का मतलब है एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, वो नीचे की तरफ कोने में काली होगी और ऊपर की तरफ उसका शेप है वो षटभुजाकार एक आकृति है, वो ऊपर की तरफ आएगी। राइट साइड में जो जुड़े हुए हैं, तो आंसर रहेगा आपका डी। अगर अगले पेपर के अगले सवाल की बात करता हूं तो अगला सवाल जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था इस बार जल प्रतिबिंब का। पिछले पेपर में दर्पण प्रतिबिंब था। मैंने क्लास में आप लोगों को एक बताया था कि लोड मत लो, दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो साइड में छाप दो, जल प्रतिबिंब पूछे तो नीचे से पेपर को मोड़ के उसको रगड़ के छाप दो, बड़ा इजीली आपका आंसर छप जाएगा। सेकंड में मैंने देखा कि एक गोला है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, मेरे पास जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो सर्किल है आपका उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी। सी का मतलब ऊपर की तरफ पानी आएगा और इस शेप में आपका स्ट्रक्चर रहेगा। आगे आते हैं, एक सवाल पूछा गया था कि क्रिकेट पर जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनका पोर्शन था, इसके अलावा जो टेनिस के प्रशंसक है उनका था, और एक विद्यार्थी नाम मिला था। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए रहेंगे, जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है और वो विद्यार्थी भी हो सकता है। विद्यार्थी टेनिस का प्रशंसक भी होता है और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तीनों गोले आपस में कटेंगे, आंसर रहेगा आपका सी। एक सवाल आया था मेरा जिसके अंदर आपको बोला गया था कि 5 विद्यार्थी ए बी सी डी ई है, उनको बैठाया गया था एक सीधी लाइन में, रैंकिंग का अरेंजमेंट से रिलेटेड सवाल है, और आपको पूछा गया था सबसे बाईं ओर कौन बैठा रहेगा। तो सवाल नंबर 119 है मेरी सीरीज के अकॉर्डिंग, और मेरा उत्तर रहेगा उसमें बी। बी का मतलब जो ए नाम का बंदा है वो सबसे लेफ्ट में बैठा रहेगा भाई। अगला सवाल सीरीज का आया था, नंबर सीरीज। मैंने आपको एक क्लास में भी बात बताई थी, जब सीरीज लंबी मिले तो ये कंफर्म है कि एक पद छोड़ के एक पद पे श्रृंखला अप्लाई होगी। जब सीरीज लंबी मिले तो एक पद छोड़ के एक पद पे श्रृंखला अप्लाई होगी। जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, सीरीज एक पद छोड़ के 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21 आगे बैठ रही है, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 13 आएगा। अगले में एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, आपको बोला गया अनित भावेश की पत्नी वह चंचल अनिता की बहन है, दिनेश चंचल के पिता है। अगर दिनेश चंचल के पिता रमेश दिनेश का पुत्र है, उसका पुत्र है, तो उन दोनों लड़कियों का भाई हुआ, तो बोला गया जो भाई है उस भावेश से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसका साला होगा। आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्रदर इन लॉज, साला आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 122 में बोला गया है कि एक अच्छे झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अच्छा झगड़ालू बनने के लिए आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि कुछ बुद्धिमान लोग आपके झगड़ालू हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे होंगे।
अगर पहली बार से सबसे दूसरी तरफ से जाए तो पीछे से कुछ की आपकी आवृत्ति होती है। जिन लोगों को कथन निष्कर्ष और सिलोनिज्म में समस्या है, मैं एक कल का आपका एक लाइव सेशन होगा मेरा इवनिंग में, उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जरूर देख लीजिएगा। मैं भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। आगे आप एसएससी सीजीएल देते हो, एसएससी जीडी देते हो, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है, पटवार की वैकेंसी आती है, सब जगह वो चीजें आपसे पूछी जाती है। फिर बोला गया अच्छे झगड़ालू बातूनी और उभाऊ होते, बात सही है। इस सवाल के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते, नीचे बोला गया सभी बुद्धिमान व्यक्ति उभाऊ होते हैं ना, सभी झगड़ालू होते हैं, वो तो आपके ज्यादातर क्या होते हैं, उबाऊ होते हैं, लेकिन सारे झगड़ालू, सारे बुद्धिमान झगड़ालू नहीं थे, तो ये सभी का कंडीशन गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं ना, कुछ होते हैं। इस मतलब जो दे रखा है ना सेंटेंस स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या रहेगा, न तो फर्स्ट और न सेकेंड, इसमें क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 123 में बोला गया 9 + 7 = 58, तो 7 का स्क्वायर करके 9 जोड़ रहा है, 49 और 9 58। 3 + 11 = 124, 11 का स्क्वायर करके 3 जोड़ रहा है तो 124। 13 + 5, 5 का स्क्वायर 25 + 13, आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका 38 रहेगा भाई। अगला आपको सवाल बोला गया 124 नंबर मैथ का एक सवाल है, आपको बोला गया कि 3550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है, x के हिस्से का 3 गुना, y के हिस्से के 5 गुना और z के हिस्से के 7 गुने से बराबर है। अगर मैंने इसमें सीधा सा अनुपात निकाला तो मेरा जो अनुपात आ रहा है वो 35:21:15। 35 का 3 गुना है वो 21 का 5 गुना होगा और 15 का 7 गुना होगा, ये आपका अनुपात निकला। तो 1 का मान आ गया 50 और 1 का अनुपात 35 था, 35 गुना 50 करता हूं तो आंसर आएगा 1750। एक का ही पूछा था, एक का मतलब x का, तो आंसर आएगा आपका 1750। फिर आपको बोला गया 4 संख्याएं दी गई है, प्रथम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का 16 है और अंतिम संख्या 19 है। अगर लास्ट संख्या में 19 मानता हूं तो संख्याओं का सीधा सा अरेंजमेंट रहेगा, पहली संख्या 16, फिर 14 15 और 19, 14 15 और 19, तो 16 14 और 15 का देखो आपका जो एवरेज 15 आ गया और 14 15 19 का एवरेज 16 आ गया, तो प्रथम संख्या रहेगी वो इसमें क्या रहेगी, 16 रहेगी भाई आपकी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल आपको मिल रहा है, सरल ब्याज एक 4 वर्ष में 1120 है और 5 वर्ष में 1280 रुपए बढ़े। अगर एक साल में 80 रुपए बढ़े तो 5वें साल में 80 रुपए बढ़े, सरल ब्याज हर बार एक समान बढ़ता है, तो सीधी सी बात है 5 साल में 400 बढ़ेंगे। और बोल रहा है 5 साल में 1200 हो जाते हैं, तो शुरुआत में कितने थे, 800। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, पर इसने केवल मूलधन पूछा तो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 800। हर साल ब्याज 80 रुपए, 5 साल का 400 होगा ना, 5 साल में पूरा मिश्रित जो आपका जो धन है पूरा का पूरा वो बन रहा है 1200, तो मूलधन कितना रहेगा, 800। आगे बोला गया है कि गुड को 78 कहा जाए, ये मैंने क्लास में भी आपको बताया, गुड को 78 का मतलब गुड में कितने अक्षर है, गुड में जो नंबर ऑफ लेटर है वो 3 है और गुड का योग है 26 हो रहा है, गुड नहीं गुड का योग 26 हो रहा है, 26 × 3 दैट्स 78, वो 78 होगा। फिर देखना बोला गया ग्रेड का 255 हो, ग्रेड के अगर मैं जोड़ता हूं 7 18 ऐसे सबका नंबर जोड़ता हूं तो 51 हो रहा है, 51 × 5 दैट्स 225, 255 255 हो रहा है। अब आपको बोला गया गिफ्ट को अगर मैं जोड़ता हूं और उसको गुणा करता हूं 4 से तो आंसर आएगा 168, बड़ा सीधा सा है। अगला सवाल बोला गया था, इसे बोला गया 3ABC, तो इसमें आप देखना ऊपर से शुरू करना, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 और ABC फिक्स है, ऊपर घात 1 है, 2 3 4 तो 3 2 और 4, नीचे वाले लास्ट वाले में 9 4 16 तो स्क्वायर है, तो बीच वाले में क्यूब होंगे, तो 3 का क्यूब आ गया, 4 का आ गया तो 2 का क्यूब 8 आएगा, और बी और ए भी आ गया तो सी आएगा, उत्तर आएगा 8C। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है, पुरुषों में 8%, महिलाओं में 10% की वृद्धि की गई तो 6500 हो गई है। आप एवरेज निकाल के सीधा सा करोगे तो मेरा इसमें बैठ रहा है कि पुरुष 5000 है, 5000 का 8% कितना होता है, 400 बढ़ा, महिलाएं 1000 है, 1000 का 10% 100 बढ़ा तो टोटल 500 बढ़ गए। महिलाओं की संख्या पूछी है, दैट्स 1000, 1000 होगी भाई। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 से 3/4 कट जाएगा अनुपात में, सिर्फ भुजा का स्क्वायर तो 36 और 25, इसका मतलब भुजा 6:5। भुजाओं का जो अनुपात होगा परिमाप का भी अनुपात वही होगा, क्योंकि 3 गुना भुजा होता है परिमाप, तो आंसर आएगा 6:5। एक आसान सा पोर्शन है। हाँ, फिर दोहरा रहा हूं, मैं तो रीजनिंग का जो पोर्शन है, एक टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया, वहां पे रेगुलर मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूं, रेगुलर आप लोगों को पढ़ाया जाता है, उसके अंदर जो भी लाइव लिंक है वो भी अवेलेबल करवाते हैं। सिलोनिज्म की क्लास का लिंक ऑलरेडी मैं आप लोगों को उसमें डाल चुका हूं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। किसी का सीजन शिफ्ट फर्स्ट था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथियों को इनवाइट कीजिए। एक अच्छा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बस इतना दिया है कि लेवल थोड़ा सा शिफ्ट 2 में हाई रखा गया है, पेपरों को आपस में तालमेल थोड़ा सा कम हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कल जिन लोगों का पेपर है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर टफ आए आसान आए डजंट मैटर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पोर्शन भी आपका रखा गया है। ठीक है भाई, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।